अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर की एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। इनके आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन पे, इनकी ह्यूमैनिटी पे, इनकी ट्रेजिडीज़ पे, इनकी पोइट्री पे अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस किया जाता है। तो इस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें कोशिश करूँगी कि उनके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँ, ताकि शेक्सपियर से रिलेटेड आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं उनकी बियोग्राफी से। शेक्सपियर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो अननोन है, ठीक है, लेकिन काफ़ी क्रिटिक्स का इस ये मानना है कि ये ऑलमोस्ट ये 23 अप्रैल को ही पैदा हुए थे, क्योंकि इनकी जो बैप्टिज़म की सेरेमनी है वो 26 अप्रैल को परफॉर्म की गई थी। तो ये 1564 के अंदर पैदा हुए स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, जो कि इंग्लैंड का एक टाउन है, और इनकी जो डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। इनकी जो बर्थ प्लेस है वही इनकी डेथ प्लेस भी है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड। उसके बाद ये चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी में दफन है। इनकी वाइफ का नाम था एन हाथवे। 18 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। इनके पेरेंट्स थे जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन इनकी मदर का नेम था। टोटल शेक्सपियर के 6 बहन भाई थे। ओके, नेक्स्ट शेक्सपियर के 3 चिल्ड्रन थे। उनकी डॉटर का नेम था सुजेना हॉल। उनके 2 ट्विंस थे, हैमलेट शेक्सपियर और जूडिथ क्वेन। शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। और किस लिटरेरी मूवमेंट से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं? इंग्लिश रिनाइसेंस का टाइम पीरियड था वो, ठीक है। शेक्सपियर का जो लिटरेरी वर्क है उसके अंदर 37 पेज आते हैं, 154 सोनेट्स और 2 नैरेटिव पोइम्स, ठीक है। उसके बाद जो इनके मेजर टाइटल्स हैं, इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ पैदा हुए थे, इनकी बर्थ प्लेस है। उसके बाद इन्हें स्वान ऑफ एवन कहा जाता है। ये नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी माने जाते हैं। उसके बाद ये फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा है, ठीक है। शेक्सपियर जो है वो कोई इतनी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। इनके फादर एक फार्मर थे और ग्लव मेकर थे। तो क्योंकि ये इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, तो शेक्सपियर को प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिली। ये स्कूल प्रॉपर नहीं जा पाए और कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल नहीं गए। तो ये अपना लाइवलीहुड के लिए लंदन मूव कर गए, ठीक है। वहाँ पर जाकर इन्होंने एक एक्टर्स की कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को ज्वाइन किया, ठीक है। वहाँ पे शेक्सपियर ने काफ़ी एक्टर्स को और राइटर्स को काम करते हुए देखा, उनको ऑब्ज़र्व किया, और उनकी ये जो ऑब्जर्वेशन थी इसने काफ़ी रोल प्ले किया शेक्सपियर को इतना अच्छा ड्रामाटिस्ट बनाने के अंदर। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं उनकी कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर, जनरल अचीवमेंट्स को। इनकी जो लिटरेचर में अचीवमेंट्स हैं उनको तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काम किया, क्योंकि जब इंग्लिश लैंग्वेज शेक्सपियर के टाइम पीरियड पे, आज तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज एक बड़ी कंपोज और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ऑफकोर्स शेक्सपियर के टाइम पे ये ऐसे नहीं थी, ठीक है। इसके अंदर इसकी वोकेबलरी इतनी ज़्यादा रिच नहीं थी, ग्रामर रूल्स इतने ज़्यादा कंपोज नहीं थे। तो शेक्सपियर की जो जनरल अचीवमेंट्स हैं लैंग्वेज की तरफ, उसमें यह आ जाता है कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 1700 वर्ड्स जो थे वो न्यू इन्वेंट किए थे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद इन्होंने ऐसे राइटिंग को इम्प्रूव किया, ठीक है। जो शेक्सपियर की वोकेबलरी लिस्ट है उसमें से मैंने कुछ वर्ड्स लिख भी दिए हैं। इम्पार्शल, इनऑस्पिशियस, इनडिस्टिंग्विशेबल, इनवल्नरेबल, इस तरह के वर्ड्स इन्होंने इन्वेंट किए थे। उसके बाद कुछ इडियम्स और फ्रेजेस जो हम आज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, वो भी शेक्सपियर की वजह से लैंग्वेज में शामिल हुए थे। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, माइंड्स आई मोर सिंट अगेंस्ट देन सिनिंग। तो ये सब क्या था? ये इडियम्स और फ्रेजेस शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। और राइट, फर्स्ट फॉलियो क्या है? एक्चुअली शेक्सपियर का जितना भी काम था, ठीक है, उनके जितने भी लिटरेरी वर्क्स थे वो उनकी लाइफ के अंदर पब्लिश नहीं हो सके थे, ठीक है। तो उनकी डेथ के बाद उनके कुछ स्टूडेंट्स ने और उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने शेक्सपियर के सारे वर्क को कंपाइल किया, जिसे फर्स्ट फोलियो का नाम दिया गया। इसके अंदर उनकी ट्रेजेडीज़, उनकी कॉमेडीज़, उनकी हिस्टोरिकल वर्क जितना भी उन्होंने किया था वो सब इसके अंदर है, ठीक है। तो ये 1623 के अंदर पब्लिश किया गया था। उसके बाद मैं एक और बात बता दूं, बेन जॉनसन जो है वो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब यह है कि वो शेक्सपियर की एज से ही बिलोंग करते थे, जिस टाइम पीरियड से शेक्सपियर करते थे। तो इन्होंने शेक्सपियर की डेथ के बाद एक एलिजी लिखी थी शेक्सपियर को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। उसका टाइटल था टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवड ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये भी 1623 में उनके फर्स्ट फॉलियो के साथ ही पब्लिश हुई थी। और राइट, मैंने शेक्सपियर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस थे और यह लिस्ट बना दी है, आप देख सकते हैं उनकी डेट ऑफ कंपोजिशन के साथ भी। उसमें लव्स लेबर लॉस्ट और हेनरी, रिचर्ड, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, टेम्पेस्ट, ये सारे उनके इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। अच्छा, शेक्सपियर ने हर जॉनरा के अंदर काम किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ
ट्रेजिडीज़ लिखी या कॉमेडीज़ लिखी। उन्होंने ट्रेजिडीज़ भी लिखी, कॉमेडीज़ भी लिखी, ट्रेजिक कॉमेडीज़ भी लिखी। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर जो है वो ड्रामाटिस्ट है, उन्होंने ड्रामाज लिखे हैं, उन्होंने ज़्यादा फिक्शनल काम नहीं किया या उन्होंने नॉवेल्स वगैरह नहीं लिखे। अच्छा, जो शेक्सपियर का वर्क था उसको 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि शेक्सपियर के जो प्लेस थे ना, उसमें उनकी जो टोन थी, उनका जो टेम्परामेंट था, उनकी जो लैंग्वेज थी वो बदलती रही। मीन्स कि उन्होंने कुछ प्ले लिखे एक टोन के अंदर, उसके बाद कुछ प्लेस लिखे एक टोन के अंदर। तो क्रिटिक्स ने जब उनके वर्क्स को एनालाइज किया तो उन्होंने उनका जो जितने भी काम थे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट पीरियड जो उन्होंने कहा वो कहा कि पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन 1588 से 1593 के अंदर। अब क्योंकि उन्होंने नया नया लिखना स्टार्ट किया था तो इस टाइम जो शेक्सपियर का वर्क था उसके अंदर इतनी डेप्थ नहीं थी, क्योंकि अब वो स्टार्ट था तो उनकी वर्क जो था उसके अंदर वो लेवल की मेच्योरिटी नहीं थी। ठीक है, इस टाइम से जो प्लेस हैं वो रोमियो एंड जूलियट, लव लेबर्स लॉस्ट, टाइटस एंड्रोनिकस। तो उसके बाद नेक्स्ट है पीरियड ऑफ ह्यूमर एंड हिस्ट्री। इसके अंदर उन्होंने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे, ठीक है, हेनरी, रिचर्ड। उसके बाद मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस पीरियड के अंदर क्या था कि उन्होंने थोड़ा सा आपको ना उसके अंदर मेच्योरिटी आती हुई नजर आएगी, डीपर नॉलेज, ठीक है, लाइफ का, हिस्ट्री का, आपको करेक्टर्स के अंदर थोड़ी सी डेप्थ नज़र आएगी। ठीक है, अब क्या है, थर्ड पीरियड जो है वो पीरियड ऑफ ट्रेजिडीज़ है। ठीक है, 1601 से 1607। इसमें उन्होंने अपने सुप्रीम मास्टरपीस लिखे, उसकी जो मास्टर ट्रेजिडीज़ है वो उसने इस टाइम में लिखी थी। अब जो है क्योंकि ट्रेजिडीज़ लिखी है इसका मतलब ये है कि उनका जो अब डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन है। ठीक है, मीन्स कि अब ना थोड़ी उनकी जो टोन है वो थोड़ी सैड हो गई है। हैमलेट, मैयर फॉर मैयर, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, आल्स वेल दैट एंड वेल्स, ये इस टाइम पीरियड में उन्होंने लिखे। नेक्स्ट है फोर्थ पीरियड। अब उनकी जो टोन है वो दोबारा थोड़ी सी रिफाइन हो गई है। पहले जहाँ पे उनकी बिटर और ग्लूमी हो गई थी, थोड़ा अपसेट थे, अब आपको उसमें थोड़ी कमनेस नजर आएगी। विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट इस टाइम पीरियड में उन्होंने लिखे। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट। ठीक है, अक्सर आपको क्वेश्चन आ जाता है शेक्सपियर एज अ प्ले राइट या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर प्ले, तो उसके अंदर आप ये सारे मेंशन पॉइंट कर सकते हैं जो मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ, जैसे उसकी ट्रेजेडीज हो गई या उसकी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन या उसका ट्रीटमेंट ऑफ लव और शेक्सपियर की यूनिवर्सलिटी। इसमें आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग से सिर्फ उसकी ट्रेजेडीज़ पे क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप सिर्फ ट्रेजेडीज़ ही लिखिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर यूनिवर्सलिटी। ठीक है, यूनिवर्सलिटी का क्या मतलब है, मीन्स के आपके जो थीम्स हैं, आपका जो टॉपिक है, आपके जो करेक्टर्स हैं वो बिल्कुल बियॉन्ड है टाइम के। उसका जो करेक्टर्स, उसके जो थीम्स वो 400 साल पहले जितने अहमियत के हामिल थे, जितने इंपॉर्टेंट थे, वो आज भी उतने ही हैं। इसका मतलब क्या है कि शेक्सपियर ने इंपॉर्टेंट थीम्स जैसे लव, हेट्रेड, डिसेप्शन, पैट्रियटिज्म, इस तरह के थीम्स अपने प्लेस के अंदर मेंशन किए हैं। तो क्या वो पैट्रियटिज्म, क्या लव, क्या हेट्रेड, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं? नहीं, ये चीज़ें इमॉर्टल हैं। ठीक है, जब तक ह्यूमन लाइफ है तब तक ये चीज़ें भी रहेंगी। तो उसके वो जो प्लेस थे, जो उनके टॉपिक्स थे, वो उस टाइम पे उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने वो आज हैं। वो उस टाइम पे ह्यूमन नेचर को इतना ही अपील करते थे जितना आज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको आज की अपनी सोसाइटी के अंदर भी ये सारी थीम्स नज़र आएंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे इश्यूज़, गुड वर्सेस इविल, उनके अंदर, उनके प्लेस के अंदर आपको गुड वर्सेस इविल नज़र आएगा। तो वो तो आपको अपने टाइम पीरियड में भी नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर को पढ़ने वाला इंसान, चाहे वो किसी भी एज से बिलोंग करता है, वो उस शेक्सपियर को अपने करंट टाइम से रिलेट कर सकता है, वो अपने आप से शेक्सपियर को रिलेट कर सकता है। ठीक है, वही बात हो गई, एज पॉपुलर टुडे एज बिफोर, पहले भी आज भी इतना ही पॉपुलर है जितना अपने टाइम पीरियड में था। उसको वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिली है। शेक्सपियर के जितने भी प्लेस हैं उन्हें बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, शेक्सपियर प्लेस आर इमॉर्टल। ठीक है, वही बात, क्योंकि उनके थीम्स, उनके करेक्टर्स, शेक्सपियर ने अपनी लाइफ के अंदर, अपने प्लेस के अंदर वैरायटी ऑफ करेक्टर रिप्रेजेंट किया है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक इंसान को, वो भी जो उनकी एज से बिलोंग करता था, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया करेक्टर में। नहीं, उसके करेक्टर क्या थे, सोल्जर, रोमन, नाइट्स, प्रीस्ट, किंग। तो ये सारे करेक्टर्स क्या हैं, ये इमॉर्टल हैं। इंसाइट इनटू माइंड एंड हार्ट ऑफ मैन, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर ने जब वो लंदन में एज एन एक्टर काम कर रहे थे तो उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया। डिफरेंट फील्ड के जो लोग थे, प्रीस्ट, नाइट्स, जनरल्स और किंग्स, वो किसी किसी बिहेव करते थे, किसी के से बात करते थे, किस तरह से चलते फिरते थे, उनका स्टाइल ऑफ स्पीच क्या था, इन सब चीज़ों को शेक्सपियर ने बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था। और इसी चीज़ की वजह से उसकी जो करेक्टराइजेशन है वो आपको इतनी डेवलप नज़र आएगी। ठीक है, यानी कि उसने बहुत डीपली ऑब्जर्व करके उन चीज़ों को अपने प्लेस के अंदर लिखा है। ठीक है, उसके बाद लव, वो इमोशंस की जो मैंने बात पहले की, इमोशंस ऑफ लव एंड हेट्रेड, इंडिग्नेशन, जेलसी, ये सारी थीम्स आपको उसके प्लेस के अंदर नजर आएंगी।
शेक्सपियर क्या था, वर्सटाइल जीनियस था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उसने ट्रेजेडीज में काम किया, कॉमेडीज़ में काम किया, ट्रेजिक कॉमेडी लिखी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक फील्ड का मास्टर था और उसने सारी फील्ड्स में इक्वली अच्छा काम किया है, ठीक है। अगर वो ट्रेजेडीज़ का मास्टर है तो वो कॉमेडी का भी मास्टर था, ठीक है। और रिपीटिशन आपको उसके प्लेस के अंदर नजर नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि एक सीन जो है वो उसने एक प्ले में लिखा तो वैसे ही मिलता जुलता सीन उसने दूसरे प्ले में भी लिख दिया, नहीं, आपको रिपीटिशन जो है वो फिनोमिनल रिपीटिशन जो है उसकी प्लेस के अंदर वो नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि शेक्सपियर ने अपने करेक्टर्स को एज अ ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट किया। आपको उसके करेक्टर्स जो हैं वो ऐसे नहीं लगेगा कि चलते फिरते रोबोट हैं या जो सिर्फ डायलॉग्स रिप्रेजेंट कन्वे कर रहे हैं, नहीं, बल्कि वो एक आपको प्रॉपर ह्यूमन बीइंग लगेंगे, क्योंकि उसने उनको इतनी डेप्थ में दिखाया है, उनका चलना फिरना, उनका बोलना, उनकी अपीयरेंस, उनकी साइकोलॉजी, उसने हर चीज़ को बड़ी डिटेल में लिखा है कि ऐसे कि आपको ऐसा लगेगा कि वो वाकई रियल में कोई इंसान है जो चल फिर रहा है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है शेक्सपियर ह्यूमैनिटी। उसने वैरायटी ऑफ करेक्टर्स लिखे, प्रोड्यूस किए हैं, जनरेट किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने एक कॉमन मैन को लिखा और उसकी ट्रेजेडी लिख दी, नहीं, आपको हर तरह का इंसान, प्रीस्ट, किंग्स, थीव्स, क्लाउन्स, फूल्स, सोल्जर्स, जनरल्स, नाइट्स, आपको हर तरह का करेक्टर उसके प्ले के अंदर नज़र आएगा, ठीक है। आगे क्या है, ह्यूमन नेचर फ्रॉम हिज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मैंने पिछली स्लाइड में भी ये बात की कि उसने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो थी उसकी इतनी अच्छी थी कि उसने ह्यूमन नेचर को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, इंटायरली ट्रू टू लाइफ। इसका मतलब ये है कि उसके करेक्टर्स कोई ऐसे नहीं थे कि उसने अपने करेक्टर जो थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा दिए। रियलिटी यही होती है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो उसके प्लेस के अंदर भी आपको ये चीज़ नजर आएगी। अगर कोई करेक्टर है उसके अंदर आपको उसकी गुड नजर आएगा तो उसका इविल भी नजर आएगा, आपको उस वो वाइस और विर्चू को साथ साथ लेके चला है। ओके, नेक्स्ट है एवरी वन ऑफ देम इज ड्रॉन विद हिज ओन और पिकुलियरिटीज़। जैसे हाँ वही बात, आपको ना उसका एक करेक्टर दूसरे से डिफरेंट नजर आएगा। मीन्स कि अगर उसने एक को एक अपेयरेंस दिया है, दूसरे की अपेयरेंस उससे थोड़ी डिफरेंट होगी, दूसरे का बात करने का स्टाइल उससे डिफरेंट होगा, दूसरे का जो ह्यूमन नेचर है, दूसरे का टेम्परामेंट जो है वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। इस वजह से आप उसके करेक्टर्स को अलग अलग देख सकते हैं। अब जो हैमलेट है वो बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है किंग लियर से, ठीक है। अब ये करेक्टर्स क्या है, फिक्शनल है, लेकिन आपको ये करेक्टर्स रियल लगेंगे। उसने जो किंग लियर को जिस डिटेल से बताया है, उसकी हैबिट्स को, उसकी ह्यूमन उसके टेम्परामेंट को, उसका माइंडसेट जो है, आपको ऐसा लगेगा कि किंग लियर वाकई में एक ऐसा पर्सन था जो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो एक फिक्शनल करेक्टर है। वाइसेस एंड विर्चू को साथ साथ को लेकर चला, ये गुड वर्सेस इवल वाली बात मैंने आपको पहले भी बता दी। तो क्रिटिक्स को क्या करता है कि नो राइटर बिफोर शेक्सपियर विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ चौसर, क्योंकि शेक्सपियर से थोड़ा बहुत पहले काम जो है वो चौसर ने कैरेक्टराइजेशन पे किया था, और चौसर के बाद शेक्सपियर जो था वो पहला इंसान था जिसने इसको पे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन पे इतना काम किया और अपने ह्यूमन कैरेक्टर्स को इतना रियलिस्टिक मैनर में दिखाया था। शेक्सपियर की ह्यूमैनिटी क्या है, शेक्सपियर ने सटायर क्या होता है, तंज करना। तो शेक्सपियर की आपको प्लेस के अंदर ना इतना बिटर सटायर नहीं मिलेगा। उसने इंसानों से की तरफ इतना हेटरेट शो नहीं किया, बल्कि वो बहुत ज़्यादा लव करता था ह्यूमैनिटी से। उसका एक करेक्टर है हैमलेट, उसका डायलॉग है बट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर को कोई इंसानों से इतनी एलर्जी नहीं थी। नेक्स्ट है शेक्सपियर का ट्रीटमेंट ऑफ लव। अच्छा, लव ट्रीटमेंट जो शेक्सपियर का है वो बड़ा पॉजिटिव है। आपको उसके अंदर तकरीबन हर प्ले के अंदर एक लव अफेयर, एक छोटी सी लव स्टोरी ज़रूर नज़र आ जाएगी, जैसे मिरांडा और फर्डिनेंड की, पोर्शिया एंड बसेनियो की, जेसिका एंड लोरेंसो की। तो आपको लव ट्रीटमेंट ऑफ लव नेगेटिव नहीं है शेक्सपियर की प्लेस के अंदर बिल्कुल भी। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बिल्कुल वो एग्जाम्स में अक्सर शेक्सपियर की ट्रेजेडी पे भी आ जाता है। तो ट्रेजेडी क्या होती है, जनरली जो हमारी कंसेप्शन है ट्रेजेडी की वो यही है कि जिसके अंदर आपके पास सैड एंडिंग हो, आपको आपका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका डाउनफॉल दिखाया जाए, उसकी सफरिंग दिखाई जाए। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ना ट्रेजेडी इतनी डेवलप नहीं थी शेक्सपियर से पहले। ये अगर शेक्सपियर ने इंग्लिश ट्रेजेडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो क्रिटिक्स से जब उन्होंने इसकी ट्रेजेडीज़ को एनालाइज किया, डीपली स्टडी किया, तो उनको ना इसकी सारी ट्रेजेडीज़ के अंदर ऑलमोस्ट 9 एलिमेंट्स जो थे नज़र आए, जो सारी ट्रेजेडीज़ में कॉमन थे, ठीक है। तो वो पॉइंट्स जो थे मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ट्रेजिक हीरो, शेक्सपियर का जो ट्रेजिक हीरो था, ट्रेजिक हीरो वही है ना जिसकी सफरिंग आपको दिखाई जा रही है, ठीक है, जो आपका प्रोटैगनिस्ट है वो कोई आम इंसान नहीं होता था, ठीक है। वो कोई ऐसा पर्सन होता था जिसको सोसाइटी में एक बड़ी हाई पोजीशन होती थी, लॉफ्टी पोजीशन होती थी, ठीक है। जैसे कोई वो किंग हो सकता है, प्रिंस हो सकता है,
कोई जनरल हो सकता है, सॉल्जर हो सकता है, ठीक है, इस तरह के करेक्टर्स। उसके बाद क्या है, स्ट्रगल दिखाई गई है गुड और इवल के दरमियान। बिल्कुल आपको गुड एंड इवल जो है कि ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे, साथ साथ चल रहे हैं उसके प्लेस के अंदर, और इन्हीं की स्ट्रगल आपको दिखाई जा रही है। गुड करेक्टर्स जो है वो कभी इवल पे विक्ट्री ले रहे हैं, कभी इवल जो है वो गुड पे विक्ट्री ले रहा है। उसके बाद हेमरशा क्या होता है, ठीक है, ये आप ध्यान से सुन लें। हेमरशा क्या होता है, एक फ्लॉ होता है, ठीक है। आपका जो ट्रेजिक हीरो है, जो सफ़र कर रहा है, उसका एक इनर फ्लॉ होता है, उसकी एक अपनी ही खराबी होती है जिसकी वजह से वो सब कुछ भुगत रहा होता है, ठीक है। जैसे हैमलेट का फ्लॉ क्या था, फेलियर टू एक्ट। उसका फ्लॉ यही था, उसकी खराबी यही थी कि वो एक्ट नहीं कर पाता, वो बस सोचता रहता है टू बी और नॉट टू बी, मैं मारूं या ना मारूं, बदला लूं ना या ना लूं, और इसी वो इतना लेट हो जाता है कि एंड पे उसकी अपनी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जो किंग लियर था, वो बड़ा फ्लैटरी किस्म का पर्सन था, उसको अपनी तारीफें सुनना बड़ा अच्छा लगता था। ट्रेजिक वेस्ट क्या है, ट्रेजिक वेस्ट ये होता है कि शेक्सपियर के अक्सर प्लेस में ना ये बात नोटिस की गई कि इसकी जो एंडिंग थी ना, ट्रेजिडीज़ की एंडिंग, उनमें मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स जो थे उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। इविल करेक्टर्स तो चलो उनकी डेथ होती थी, साथ जो गुड करेक्टर्स थे उनकी भी डेथ हो जाती थी, ठीक है। जिस तरह हैमलेट के अंदर आपको दिखाया गया कि एंड पे उसके जो क्लॉडियस है उसकी तो डेथ होती है, लेकिन साथ हैमलेट खुद भी मर जाता है। तो ये क्या है, ट्रेजिक वेस्ट है, गुड बीइंग डिस्ट्रॉइंग अलोंग विद द बैड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मैं आपको अगर बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में समझाऊँ तो कन्फ्लिक्ट होता है आपका एनिमी, ठीक है। आपके प्ले के अंदर जो भी आपका एनिमी है, वो आपकी फेट भी हो सकती है, वो कोई आउटर करेक्टर भी हो सकता है, और आप खुद भी अपने एनिमी हो सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल अगर कोई भी बाहर वाला इंसान आपका एनिमी है, और इंटरनल अगर आप खुद ही अपने दुश्मन बने हुए प्ले में, तो ठीक है, इसको आप आसान अल्फाज में इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कैथारसिस होता है। ट्रेजेडी देख के कुछ लोगों के अंदर जो फीलिंग्स इवोक हो रही होती हैं, ठीक है, आपके अंदर जो फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं, जैसे आप किसी इंसान के साथ बुरा होता हुआ देखते हैं, तो जो विक्टिम है उसके लिए ना आपके दिल में एक सिंपैथी आ जाती है, और जो बुरा करेक्टर है उसके लिए आपके अंदर एक हेटरेड आ जाता है। तो ये जो आपकी मिक्स फीलिंग्स होती हैं, पिटी एंड फेयर की, ये बेसिकली आपका कैथारसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैजिक, विच क्राफ्ट, घोस्ट। तो आपको ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में नजर आएंगे। लैक ऑफ पोएटिक जस्टिस। अब जस्टिस क्या होता है, पोएटिक जस्टिस क्या होता है कि गुड को है वो रिवार्ड मिले एंड पर, और जो इविल है उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है। लेकिन आपको शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं उनके अंदर लैक नजर आएगा इस पोएटिक जस्टिस का। जिस तरह उसका प्ले था किंग लियर, उसके अंदर जो कॉर्डेलिया थी, लियर की जो थर्ड डॉटर थी, वो एक गुड करेक्टर था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसकी डेथ हो जाती है, और उसका कोई सिन भी नहीं था, विदाउट एनी फॉल्ट उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या है कि शेक्सपियर जो है वो इस पोएटिक जस्टिस की जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा नहीं करता। तो कॉमिक रिलीफ क्या होता है, कॉमिक रिलीफ ये था कि शेक्सपियर ने कोई क्लाउन या कोई फूल, इस तरह के कॉमिक करेक्टर जो हैं वो अपने प्लेस के अंदर डाल दिए थे। जैसे अब ट्रेजेडीज थी, तो ट्रेजेडीज से क्या होता है, आपका जो एटमॉस्फेयर है प्ले का वो बड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो ऐसे मौके पर कोई ऐसा करेक्टर जो ऐसा फ़नी सा डायलॉग बोल दे या ऐसी फ़नी सी सिचुएशन क्रिएट कर दे जिससे ऑडियंस को किसी हद तक थोड़ा रिलीफ मिल जाए, बस यही था उसकी कॉमिक रिलीफ। अच्छा, नेक्स्ट है पोइट्री। शेक्सपियर, अगर एज अ पोइट आपको क्वेश्चन आ जाए, तो शेक्सपियर की सोनेट्स जो थी, शेक्सपियर ने सोनेट्स पे भी काम किया था। इससे पहले जो थी वो इटालियन सोनेट्स थी, उसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट्स आई जिनको आप एलिजाबेथन सोनेट्स और इंग्लिश सोनेट्स भी कह सकते हैं। सोनेट एक ऐसी पोएम होती है जिसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं। तो शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी। अच्छा, अब इसकी जो 14 लाइन्स थी उसके अंदर क्या था कि 3 क्वाड्रेंट्स थे। क्वाड्रेंट्स ऐसा होता है जिसके अंदर 4 लाइन का स्टैंजा होता है, तो 3 क्वाड्रेंट्स थे और एक कपलेट था, ठीक है। और राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी सी डी ई एफ। तो ये उसकी 3 क्वाड्रेंट्स थी, और एंड पे जो कपलेट था उसकी राइमिंग स्कीम थी जी, ठीक है। तो ये उसकी राइमिंग स्कीम। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या है कि आपको विजन ऑफ लाइफ दिखाया गया है, रियलिस्टिक करेक्टर्स दिखाए गए हैं, करेक्टराइजेशन, ह्यूमैनिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस कर लिए डिटेल में। अच्छा, अब लास्ट पे जो बेन जॉनसन के रिमार्क्स थे शेक्सपियर के बारे में, वो क्या थे कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, ही वॉज नो ओनली इंग्लैंड बट फॉर ऑल मैनकाइंड जीनियस, ठीक है। शेक्सपियर क्या है, वो वर्ड्स इमॉर्टल पोइट है और इमॉर्टल ड्रामाटिस्ट है। ऑल राइट, नेक्स्ट कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ताकि मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या है कि शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी कौन सी थी, जब लंदन को गया था तो उसने कौन सी एक्टिंग कंपनी को ज्वाइन किया था, तो उसका नेम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। उसके बाद शेक्सपियर नेम ऑफ थिएटर, जिस थिएटर के साथ वो काम करता रहा था, तो द ग्लोब थिएटर था जहाँ पे उसके प्लेस थे उनको परफॉर्म किया गया था। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एक जनरल इंट्रोडक्शन शेक्सपियर की बियोग्राफी, उसके लिटरेरी वर्क्स, उसके
ट्रेजिडी, उसकी पोइट्री, मैंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो शेक्सपियर को पढ़े बगैर कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।